Presented by Word Street, bringing the word to your doorstep. Associate sponsor Faridabad Industries Association, serving industries since 1952. हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस, इसके साथ उत्तम शिक्षा सर्वोत्तम निधि, स्लेज हैमर, कमिटमेंट टुवर्ड्स परफेक्शन, फ्रिक, शिवालिक प्रिंट्स लिमिटेड, शोभा और इंपीरियल ऑटो। देखिए, जीवन के आरंभ से अब तक हमने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। उन संकटों और चुनौतियों से हम जीते भी हैं, क्योंकि जीवन जीतना जानता है और संकट हमें हराने के लिए आते हैं। जीवन की यात्रा सतत है, निरंतर है, गतिमान है, इसे रोका नहीं जा सकता। चाहे प्लेग हो, चेचक हो, टीबी हो, तमाम बीमारियों को हमने हमारे हौसलों से हराया है और कोरोना का हारना भी तय है, निश्चित है। बस हमें लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक कोविड का अस्तित्व खत्म नहीं होता। तो आइए शपथ लेते हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस कार्यक्रम में आज, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने पहले सत्र से करेंगे। पहला सत्र हमारा यही है कि कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह की चुनौतियाँ। देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर केंद्र के पास है। इस वक्त एक बड़ी महामारी आई है और तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। इस सत्र को हम संचालित करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, हमारे बीच में हैं। सुषमा गुप्ता, वाइस चेयरपर्सन है रेड क्रॉस हरियाणा, हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। यशपाल यादव, जिला उपायुक्त है फरीदाबाद, हमारे बीच में है। BR भाटिया, प्रेसिडेंट है फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के। और इस सत्र का संचालन करेंगे हमारे सहयोगी सुंदर सोलंकी। और सत्र का नाम देखिए है केंद्र का प्लान क्या है। तो जानेंगे इस सत्र में कि केंद्र की योजना कोरोना से लड़ने के लिए क्या है। बेहद शुक्रिया सोनल। इस कोरोना की महामारी में केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, DC साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, SP साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर रहा है। ये सारी बातें हम करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये आरोप लगाना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन हमसे कुछ केवल चंद नियमों की बात कही गई है पालन करने की, उसमें भी हमें दिक्कत होती है। और इसलिए आवश्यकता है कि इन नियमों को पालन करने के लिए अब केवल कहना मात्र नहीं है, अब आपको, हम सबको शपथ लेनी पड़ेगी। जी हाँ, शपथ शुरू करेंगे JC बोस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश कुमार। उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो पूरी सभा को ही नहीं, इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये शपथ दिलाएं कि इन नियम कानून कायदों को कड़ाई और ईमानदारी से पालन करना है जब तक कि दवाई नहीं आ जाती। VC साहब। मैं शपथ लेता हूं कि कोरोना से लड़ने के लिए जो भी कानून कायदे हैं उनकी कड़ाई और ईमानदारी से पालना करूंगा और करवाऊंगा। जी बेहद शुक्रिया। दरअसल ये शपथ हम सभी को, जो मंच पर हैं और जो मंच के सामने हैं, उनके लिए ये शपथ है। VC साहब बेहद शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले रुख आपका करूंगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस मंच पर हमारे पर शपथ के दौरान मौजूद हैं। सबसे पहली बात यही सर कि जिस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से ली गई, कई लोग कहते हैं कि वो नाकाफी थी, कई लोग कहते हैं कि उसमें बहुत सारी कमी थी, कई लोग कहते हैं कि लॉकडाउन खोलना नहीं था, कई लोग कहते हैं कि लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं थी, कई लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों खोल दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए सोलंकी जी, भारतवासियों की सुरक्षा और स्वस्थ जीवन ही मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कोरोना की इस जंग में देशवासियों के जीवन को बचाना ही मोदी सरकार ने कर्तव्य माना है। और कोरोना की इस जंग में कोई दवाई तो बनी नहीं है जी, इसलिए उसका केवल और केवल एक ही उपाय है, एक ही इलाज है, सावधानी। और उस सावधानी के लिए मोदी जी ने जो अनेक कदम उठाए हैं और बार बार देश के लोगों से टीवी पर आकर अपील की है कि इसमें संयम बरतें, सतर्कता बरतें और संयम, सतर्कता और नियमों का पालन ही एकमात्र
इसका उपाय है। आपकी तरफ से ये योगदान नहीं देना है। अफसोस ये हो जाता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत सारे दवाई भी ले लेंगे, इंजेक्शन भी ले लेंगे और आराम के लिए या डॉक्टर की सलाह पर 12-15 दिन घर भी रह लेंगे, लेकिन इतनी सी बात हम नहीं कर पा रहे हैं। जब इस बीमारी ने भारत में प्रवेश किया तो हमारे दुनिया के सबसे सर्वोच्च और लोकप्रिय नेता मोदी जी ने देश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए लॉकडाउन का घोषणा की। अगर उचित समय पर उचित निर्णय प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो आज ये महामारी हिंदुस्तान में कितना लोगों के जीवन का नुकसान कर देती, क्योंकि उस समय ना तो हमारे लिए कोरोना के हॉस्पिटल थे, ना मास्क इतनी बड़ी संख्या में थे, ना पीपीई किट हमारे पास थी, ना दूसरे और हमारे साधन थे। लेकिन उस लॉकडाउन के दौरान जितनी तेजी से भारत पीपीई किट का निर्माता बन गया, ये आप सबने देखा है। तो उस लॉकडाउन के पीरियड में सारी व्यवस्थाएं कोरोना से की इस जंग में, उस बीमारी से लड़ने के लिए भारत की सरकार ने की। ये उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ जी। लोगों को जागरूक भी किया। तो इसलिए हमको शपथ लेनी चाहिए। ये बहुत गंभीर बीमारी है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यही आपसे भी यही अपील कर रहे हैं और यही शपथ का मकसद है। डीसी साहब आप जी जी। मैं देश के प्रदेश के लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जितने नियम और उपाय इस बीमारी को रोकने में काम आ रहे हैं उनका हम सभी भी पालन करें और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें इसका पालन करने के लिए। और हमको शपथ लेनी चाहिए। देखिए, मैंने जैसे कहा, इस बीमारी का एक ही उपाय है सावधानी। जी हाँ, इस सावधानी के कारण ही हम इस कोरोना की जंग को हराने में कामयाब हुए हैं। सावधानी से ही कोरोना की जंग जीती जा सकती है। डीसी साहब, आपका रुख करूंगा फरीदाबाद में। दरअसल बहुत अच्छा काम। मैं एक अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। जी जी। कि हमको सबको शपथ लेनी चाहिए कि हम सार्वजनिक स्थान पर मास्क जरूर पहनें और जो 2 मीटर की 6 फुट की सामाजिक दूरी है उसका पालन करें, वो दूरी बनाकर रखें और बार बार साबुन और पानी से अपने हाथों को साफ करते रहें। मैं सबसे इतना निवेदन और अपील करना चाहूंगा। बस यही करना है आपको। इतनी बड़ी जंग है और केवल 3 चीजों से जीती जा सकती है। इसके लिए और कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके लिए हमें बार बार मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री आते हैं और ये अपील करते हैं, उसके बाद भी स्थिति हम देख ही रहे हैं जैसी बाहर देखने को मिलती है। डीसी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, फरीदाबाद एक बड़ा शहर है, लाखों लोग रहते हैं, कई सारी चुनौतियों का सामना आपने भी किया और जिस तरह से इसका आपने हल किया या कोशिश कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन चुनौतियों की बात करें अब, क्योंकि फेस्टिव सीजन है आगे और चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, क्या कुछ आप लोगों की तरफ से किया गया है, प्रशासन की तरफ से? मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का फरीदाबाद में स्वागत करता हूं और जी, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। साथ में धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि कोरोना की लड़ाई के अंदर अगर सबसे महत्वपूर्ण कारक कोई है तो वो सिर्फ जागरूकता है। आईईसी एक्टिविटीज़ को भारत सरकार के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर बार ये कहा है कि लोगों तक एक जागरूकता पहुंचाएं। तो इस तरह के कार्यक्रम ना केवल यहाँ लोकल लेवल पर फरीदाबाद में, बल्कि इसके प्रसारण के माध्यम से बाकी जगह पर भी जागरूकता फैलाएगा। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस पूरे 7-8 महीने की लड़ाई के अंदर जब लॉकडाउन लगाया गया था उस वक्त लोगों के दिमागों में और सरकार के पास में भी कोई बहुत सूचनाएं इस बीमारी के बारे में नहीं थी, क्योंकि पूरी तरह से नहीं थी। और उस वक्त जो फैसला लिया गया था उसका एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि इस लड़ाई के साथ लंबे समय तक लड़ने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो शुरू से जी
लोगों ने जिस तरह से जागरूकता दिखाई है और जिस तरह से सामाजिक संगठनों ने, लोगों ने सामने आके इस लड़ाई के अंदर योगदान दिया है, वो सराहनीय है। और समय समय पर हम इस बात के लिए उनकी सराहना करते रहे। आज आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे लोगों की हमने यहाँ पर प्रशंसा की है। यहाँ अगर सरकार की मैं बात करूँ तो सरकार के स्पष्ट तौर पर निर्देश थे और विशेष तौर पे स्वास्थ्य विभाग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने और समाज के लोगों ने, सभी तरह के लोगों ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया। और मैं इनिशियल डेज याद करता हूं जब डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हम सबको ये नहीं पता था कि इसका हम इलाज किस तरह से करें, किस तरह से लोगों को ढूंढें। उस हालात के से लेकर आज जब मैं इस जगह पर आकर देखता हूं तो 2 बड़ी वेव्स फरीदाबाद के अंदर भी आई और दोनों बार हमने उसको वापस मोड़ने का काम किया। इस शहर के अंदर 400 केसेस रोज़ तक पहुंचे और आज हम 100 केसेस के आसपास वापस आ गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है, काफ़ी फासला हमने तय कर लिया है। लेकिन जब इसका कंक्लूजन होने की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, इसके खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोगों को और अधिक जागरूक रहने की ज़रूरत है। और जैसा माननीय मंत्री जी ने भी यहाँ से कहा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 दिन पहले पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि 3 ही हथियार हैं इस लड़ाई को लड़ने के। मास्क लगा कर रखें, अपने हाथों की सफाई रखें और सामाजिक दूरी, जो 2 गज की दूरी की हम बात करते हैं, उसको मेंटेन करके रखें। इसके अलावा किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी है। आज हमारे पास बेहतर ढंग से आप लोगों को इलाज करने की कैपेसिटी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को साफ साफ पता है कि आपकी कैसे मदद करनी है। फरीदाबाद भाग्यवश और पूरी मेहनत की वजह से जो हमारे सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन में जो कार्य किया, उसमें किसी भी वक्त एक ऐसा भी पल नहीं आया जब किसी भी व्यक्ति को ये लगा हो कि मेरे इलाज में कोई कोताही हो रही है, देरी हो रही है। हमारी जो कैपेसिटी थी, हमने जो प्लान किया था, वो आज भी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तो फरीदाबाद इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और लोगों ने जिस तरह से सहयोग दिया है, मैं उनका भी आज इस मौके से फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से सबकी लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। ये केवल प्रशासन की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा दुश्मन है जिसका पता ही नहीं चल पा रहा है कि अभी जिस तरह की WHO की रिपोर्ट्स हैं उसमें भी ये चीज़ है कि ये अपना रूप बदल रहा है। और ऐसी स्थिति में जो 5 स्टेज हैं उसमें से 2 बड़ी घातक हैं। तो इसलिए हम सभी अपील कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को गंभीरता से लें। रेड क्रॉस की वाइस चेयरपर्सन है सुषमा गुप्ता मैडम, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से रेड क्रॉस ने काम किया निश्चित रूप से सराहनीय है। किस तरह का अनुभव रहा और अब आगे क्या जिम्मेवारी है, किस तरह से इस चीज़ को, इस मुहिम को आगे ले जा रही है? सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ वालों को शुक्रिया उनका अदा कर रही हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में सबको अवेयरनेस करने सबके लिए ये पहल कर रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये कोरोना हुआ, हम लोग वैसे देखा जाए तो इंडिया वाले बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और हमारे CM साहब भी, जिनकी वजह से ये हम भारत को कोरोना के प्रति लड़ने के लिए जो वो विचार आते हैं, उन्होंने जो जो विचार करे हैं सारे ही पूरे कर रहे हैं। नहीं तो जिस हिसाब से हमारे भारत की पॉपुलेशन है, उस हिसाब से इसका अगर आज डाटा देखते तो कहाँ से कहाँ पहुँचता। जो उन्होंने लॉकडाउन करा उसमें भी हमने, रेड क्रॉस ने बहुत काम करा है हमारे साथ। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमारे सारी NGO आई, गुरुद्वारे पर इंडिविजुअली इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमारा साथ बहुत दिया। उन्होंने मास्क किया, हम मास्क दिए, शिवालिक ग्रुप वालों ने PP किट दिए, सैनिटाइज़र क्या, रेड क्रॉस ने साथ में खाना, राशन, गवर्नमेंट हमारे साथ, शासन प्रशासन सभी ने हमारा साथ दिया। और साथ में NGO इसमें इतने जुड़े हमारे साथ, तो उनके बदौलत हम सबके साथ में एक दूसरे के सहयोग से ये हम सारा काम पॉसिबल कर सके। जी, निश्चित रूप से सभी की भागीदारी, सभी का सहयोग इस लड़ाई में आवश्यक है और ये जंग निश्चित रूप से हम जीतेंगे। BR भाटिया जी, आपका रुख करेंगे। फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं भाटिया साहब। उद्योग पे इस बार इस महामारी में बड़ी मार पड़ी और उस हिसाब से जिम्मेवारियां भी आपकी बहुत बढ़ जाती हैं। रोजगार को लेकर जिस तरह से, रोजगारी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे घर को, पूरे समाज को बांधे रखता है, चलाए रखता है। उसमें उस रोजगार को बनाए रखना, लोगों की ज़रूरत को पूरे करना,
ये सारी चुनौतियों को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ जी, कि शुक्रिया। इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया। लेकिन साथ ही साथ में एक और भी मेरे मन में विषय आता है कि इस तरह के प्रोग्राम आयोजित भी क्यों करने पड़ते हैं हमें। जी, बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। क्या जनता, हम लोग जो खुद इस बीमारी में लपेटे में आ रहे हैं, आज ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी शहर की कोई ऐसी मोहल्ले नहीं होंगे जहाँ कोई ऐसी बीमारी ना हुई हो, या कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहाँ कोई कैजुअलिटी ना हुई हो। जी, ये तो शुक्र है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये बीमारी कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। आप विश्वास रखिए कि ऐसी भयानक बीमारी जिसने पूरे विश्व को लॉकडाउन की स्थिति में ला दिया, सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया, और उस बीमारी का इतना आसान उपाय कि जिसमें केवल आपको मास्क पहनना है, केवल आपको हाथ धोने 20 सेकंड के लिए, और आपको एक उचित दूरी बनाए रखना है। क्या ऐसी कोई भी बीमारी है विश्व में जिसका ऐसा इलाज हो, इतना आसान इलाज हो? मैं समझता हूँ एक नॉर्मल सी बीमारी होने पे भी हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये ऐसी बीमारी आप अकेले अपने आप को आइसोलेट कर लो, बिल्कुल क्वारंटाइन कर लो, तो आप ठीक हो सकते हो। जहाँ तक आपने बात की सोलंकी जी, उद्योगों के लिए, हाँ, उद्योग बहुत परेशान थे जब शुरू में लॉकडाउन की स्थिति आई, तो टोटल औद्योगिक नगरी बहुत चिंतित थी। हम लोग भी बड़े परेशान थे, हमें रातों को नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि कई इंडस्ट्री ऐसी थी जिनको ऑल ऑफ सडन फैक्ट्री बंद करके आना पड़ा, और कुछ फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट की भी हमें संभावना थी, कुछ में हुए भी। तो एक ऐसा मोड़ आया फिर जिसमें देखा कि डर सा वातावरण में फैलने लगा, लोग अपने घरों में पैदल जाने लगे। फरीदाबाद की स्थिति भी बहुत बदतर थी। हमने भी प्रशासन का साथ मिल कर के, आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में प्रशासन के साथ मिल कर के काम किए, काफ़ी लोगों को रोकने की कोशिश की, और रोका भी, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्करों को हमने रोका भी। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था जब हर कोई डर की स्थिति में था, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज बिना बैंक की फाइनेंशियल सपोर्ट से नहीं चल सकती, और ऐसी सिचुएशन थी कि लेबर को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी और बैंकों को ब्याज भी देना पड़ेगा, और स्थिति ज़रा अलग सी थी। आप यकीन मानिए, कई उद्योगपतियों को रातों को नींद नहीं आई। हमें ये डर लग रहा था कि कहीं किसी को कोई अटैक भी ना हो जाए, और कोई अपने इस निश्चित रूप से अपने आप को और जी, बड़ा भयावह वो माहौल था। जो भी हुआ, अंत में कहते हैं कि जो भी होता है भलाई होता है, इसमें भी कोई भलाई होगी। केवल 6 महीने पहले तो हम डर रहे थे कि क्या सिचुएशन बनेगी। आज 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए खुले हुए को, और इस टाइम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ऑटो इंडस्ट्री फरीदाबाद में, जो ऑटो इंडस्ट्री का गढ़ है, ऑटो इंडस्ट्री पिछले सितंबर में, अपने पिछले सितंबर को लेकर के 2019 के बहुत बढ़िया चली है। और बड़ी चीज है, तालियां होनी चाहिए इस बात पे कि इतने बड़े संकट में भी जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है, इस महीने हमें उम्मीद है कि हो सकता है पिछली बार से कुछ परसेंटेज, कुछ उद्योग बेटर भी परफॉर्म करें। हाँ, कई उद्योग ऐसे भी हैं जो इसमें इसको नहीं सह पाए, और कईयों को कई दिक्कतें आई, वो भी हमारे पास इस तरह के केसेस भी अक्सर आते रहते हैं। नहीं भाटिया साहब, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है, इसमें नुकसान तो जितना कम से कम हम कर सकते हैं, ये सभी की जिम्मेवारी है। कृष्णपाल जी राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। सर, सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर कब तक इस तरह का माहौल रहेगा, कब तक मास्क लगाने पड़ेंगे, कब तक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, और कब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। सबकी निगाह, सबकी सवाल, सबके जहन में एक ही होता है कि भारत सरकार जो वैक्सीन है, जो इसका इलाज है, वो कब तक मुहैया करवा पाएगी देश को। देखिए सोलंकी जी, आप रोज समाचार पत्रों में और टेलीविज़न में देखते हैं, सारी दुनिया के देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आज इसको निश्चित नहीं कह सकता कब आएगी। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि फरवरी तक, नवंबर से और फरवरी के बीच में वैक्सीन आने की उम्मीद की जा रही है। तो तब तक हमको संयम रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी,
अगर हमने संयम और सावधानी में कोई ढील दी तो आज तक हमने जो कुछ हासिल किया है वो हम खो देंगे जी। इसलिए हमको सतर्कता बरतनी है, सावधानी बरतनी है, और जो इसका उपचार है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती हमको मास्क लगाना पड़ेगा, हमको सामाजिक दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी और बार बार साबुन से और पानी से अपने हाथों को साफ करना पड़ेगा। तो वैक्सीन आने तक ये तीनों चीज़ें हमको करनी हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही निश्चित तौर पर इसकी वैक्सीन आएगी। तो तब तक हम लोगों ने सहयोग करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, लोगों को जगाना है, जागरूकता लानी है। ये हम सब मिलकर ही कर सकते हैं, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कुछ नहीं आदरणीय मोदी जी तो सबको जगा सकते हैं जी, और वो जगा रहे हैं समय समय पर आप लोगों के बीच में आकर। तो हमको इस बीमारी के समाधान के लिए जागना होगा, यही इसका उपाय है। यही इसका उपाय है कि हमें लगातार जो नियम कानून कायदे हैं उनका सख्ती और ईमानदारी से पालन करना होगा। डीसी साहब, ओनम केरला में शुरू किया गया और उसके बाद वहाँ केसेस बढ़े। अब क्योंकि फेस्टिव सीज़न है और हमारे यहाँ चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, चाहे धनतेरस हो, ये लगातार त्योहारों का सीज़न रहेगा। ऐसे में फरीदाबाद को सुरक्षित रखने की और ख़ासकर इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए क्या कुछ उपाय हैं? मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी पिछले लगभग 3 महीने से इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से सारी इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ ने जिस तरह से इन 3 उपायों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है उससे केसेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मैं ये उम्मीद करूंगा कि त्यौहार भी लोग मनाएं, लेकिन बहुत बड़ी गैदरिंग्स ना हों और इन सब उपायों का पालन करें तो हम इस बीमारी को फिर भी कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त ये ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि हम अपने आप को खतरे में ना डालें। ये बात भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही और बार बार कही कि बहुत सारे जो जवान लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम बहुत यंग हैं और हमारा ये कुछ बिगाड़ेगा नहीं, हो सकता है कि उनका कुछ ना बिगड़े और ये अनुभव भी रहा है, लेकिन उनके परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, उनके परिवार में ऐसे रोग से पीड़ित लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अगर उनके माध्यम से ये उन लोगों तक पहुंच गया तो उनकी जान को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस त्यौहार के मौसम में भी आप ज़रूर त्यौहार मनाइए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ में। और जिस तरह से पिछले 3 महीने के दौरान पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुल गई हैं, सारे मार्केट्स खुले हुए हैं, सभी ऑफिसेज खुले हैं, सारे इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, तो उन बातों का ख्याल रख के इन लोगों ने केसेस को कंट्रोल में रखा है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन की मदद से लोग लगातार इस कार्य में सहयोग करेंगे और अच्छी तरह से इन त्योहारों को मनाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे। लेकिन अगर हेल्थ सर्विसेज की बात करें, लगातार फरीदाबाद की जनता के मन में ये सवाल होते हैं कि शायद इंतज़ाम है वो नाकाफ़ी है, और अगर इस तरह की स्थिति आएगी जब त्योहारों में ये मामले बढ़ेंगे तो क्या उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? मैं जिस जगह पर आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मैं माननीय उपकुलपति श्री प्रोफेसर दिनेश कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो इस तरह की संस्थाओं ने भी साथ दिया था। इनके पास में अपनी हॉस्टल कैपेसिटी है। इस तरह की इंस्टीट्यूशंस में और बाकी जगह पे 10,000 से ज़्यादा बेड्स हमने क्रिएट किए और हमारी 4,000 से ज़्यादा बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की है। उन सब को जब हमारा पीक का वक्त था तब भी हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जगह थी और इस 10,000 की एडिशनल कैपेसिटी के एक भी बेड को हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। वो आज भी हमारे पास में मौजूद है और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि इस ज़िले के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जिस तरह से सामने आकर इस लड़ाई में योगदान दिया वो भी सराहनीय है। और ना केवल फरीदाबाद और हरियाणा के वासियों का, बल्कि दिल्ली से बहुत सारे मरीज़ हमारे पास में आए जिनका हमने इलाज किया। दिल्ली के अंदर एक वक्त में ऐसी स्थिति थी जब लोगों को हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल रहा था, तब फरीदाबाद के हॉस्पिटल्स ने उनको बेड प्रोवाइड करवाया।
आगरा और मथुरा से हज़ारों लोगों ने फरीदाबाद के अंदर आकर अपना इलाज करवाया है। हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट की तरफ से है, ईएसआई हॉस्पिटल, उसके अंदर 500 बेड की कैपेसिटी में कभी भी हम 350 ज़्यादा बेड की कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाए। हमारे जितने भी इंतजामात हैं आज भी हमारे पास में सरप्लस हैं, और ये मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया, और हमारे लोकल यहाँ पर चुने हुए नुमाइंदों के माध्यम से और आम जनता ने जिस तरह से सपोर्ट किया, मेडिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो रेड क्रॉस सोसाइटी हो, उन सब की मदद से आज भी हम ज़्यादा कैपेसिटी में हैं और जितनी कैपेसिटी और चाहिएगी हम क्रिएट करने की हालातों में हैं। हमने लगभग 2000 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे जो आज भी हमारे पास सरप्लस है। तो सफिशिएंट मेडिसिन हैं, ऑक्सीजन है, बेड कैपेसिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बातें जानते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को सुरक्षित ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो इम्प्रेशन क्रिएट हो गया है कि इससे कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, ये बहुत सही नहीं है। 100 लोगों में से आज भी 1.5% लोगों की डेथ हो रही है। एक भी मौत दुखदाई है, और वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी बुजुर्ग की, हमारे किसी ऐसे व्यक्ति के तक पहुंच जाए जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। 17 साल की उम्र की लड़की भी यहाँ पर डेथ हुई, हालांकि उसको कोमोर्बिडिटीज़ थी, उसको और बीमारियाँ थी, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, हम निश्चित तौर पर ये आपको अश्योर करते हैं कि हमारी कैपेसिटी काफ़ी है और उसमें किसी तरह का दिक्कत इलाज में नहीं आएगी। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। शपथ के इस मंच पर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम हेल्थ सर्विसेज को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो केवल जो आपकी तरफ से कमी है उस पर ध्यान देने की है। कृष्णपाल जी, समय की कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो स्थिति बन रही है कि हमें बार बार अपील करनी पड़ती है, ज़िला प्रशासन बार बार कहता है, चाहे मोदी जी हैं वो बार बार कह चुके हैं, आखिर वजह क्या है? क्यों नहीं हम इन चीज़ों को गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए सोलंकी जी, पहले बीमारी कम थी, लोगों में डर ज्यादा था जी। अब बीमारी ज्यादा है, डर कम है। इस कारण से लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जैसा अभी डीसी साहब ने कहा, एक 80 साल का बुजुर्ग भी इस बीमारी से लड़कर वापस आ जाता है, और एक 25 साल का नौजवान डॉक्टर भी इस बीमारी की चपेट में आकर दुनिया छोड़ के चला जाता है। इसलिए ये गंभीर बीमारी है, इसका डर उचित है। और जैसा अभी डी साहब ने कहा कि मैं जवान हूं, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन परिवार के लोगों में, बुजुर्ग लोगों की इम्यूनिटी कितनी है उससे उसको लग सकता है। इसलिए इसमें जागरूकता और सावधानी बहुत जरूरी है, और जब तक लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे, उपायों का पालन नहीं करेंगे, हम इस संकट से उभरेंगे नहीं। ये संकट और गंभीर हो जाएगा। इस संकट से हम सब इकट्ठे होकर ही, सब मिलकर ही लड़ सकते हैं, और ईमानदारी के साथ हम सब अगर ये शपथ लेंगे कि हमने कोरोना को हराना है, तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। जरूरत है शपथ लेने की कि हम सावधानी बरतेंगे भी और लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेंगे। गुर्जर साहब, एक छोटा सा सवाल इसी में जोड़ देता हूं। आपने इसके पहले भी कहा कि शपथ लेने की जरूरत है, हम भी कह रहे हैं, हमारा मंच भी इसीलिए सजा है, लेकिन वो राजनीतिक शपथ कब होगी? क्योंकि आपने कहा और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि वैक्सीन जब तक ना जाए आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, तो राजनीति की वो वैक्सीन कब आएगी? उसका है कोई समय? ये वैक्सीन बनाना राजनीतिक लोगों का काम नहीं है, ये वैज्ञानिकों का काम है, और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस काम में तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। इसलिए कहीं सेकंड फेज में है, कहीं उसका टेस्ट ट्रायल थर्ड फेज में है, और अभी अभी जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि समय से पहले उसके वितरण की व्यवस्था भी आदरणीय मोदी जी प्रोएक्टिव है, ये सरकार प्रोएक्टिव है।
कि दवाई आएगी तो उसका वितरण कितनी तेजी से पूरे देश में किया जाए, जिससे वो वैक्सीन हर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए, उसकी तैयारियां भी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू कर दी हैं। अभी 2 दिन पहले मीटिंग ली थी उसकी। तो इसलिए वैज्ञानिकों का काम है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि और अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा कर सकते हैं कि निश्चित तौर में निकट भविष्य में वो वैक्सीन आएगी और लोगों को उसका फायदा होगा। और सुंदर, लेकिन वो राजनीति की वैक्सीन का मैंने सवाल किया था, वो राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनका भी कोई वैक्सीन है क्या? राजनीति की चर्चा और मंच पे ठीक देखिए आज हम शपथ के लिए आए हैं और एक ऐसी कोरोना जैसी जंग से लड़ने के लिए शपथ लेने के लिए आए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें राजनीतिक वैक्सीन नहीं करेगी, इसमें तो वो दवाई वाली वैक्सीन जो वही काम करेगी। उसी की बात करेंगे। और ये दवाई वाली वैक्सीन है, इसके ट्रायल हमारे रोहतक में पीजीआई में भी हो रहा है और इसके अलावा पटना एम्स में है, वहां भी चल रहा है। और उम्मीद ये है कि जल्दी हम, और इस वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता भी भारत ही होने वाला है। ये बड़ी चीज है, बड़ी बात है, तालियां पर। ये हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात होगी। और गर्व की बात ये भी होगी कि हम जो ये 3 चीजें हैं इनका कड़ाई और ईमानदारी से पालन करें। बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, कृष्णपाल जी आपका भी, डीसी साहब आपका भी, और सुषमा गुप्ता जी और BR भाटिया जी, बेहद शुक्रिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर ये स्थिति जो हम सब की लापरवाही से हो रही है या वैक्सीन में देरी से हो रही है, इससे कैसे निपटेंगे, वो चुनौतियां क्या हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद बात होगी। Presented by Word Street, bringing the word to your doorstep. Associate sponsor Faridabad Industries Association, serving industries since 1952. हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस, इसके साथ उत्तम शिक्षा सर्वोत्तम निधि, स्लेज हैमर, कमिटमेंट टुवर्ड्स परफेक्शन, फ्रिक, शिवालिक प्रिंट्स लिमिटेड, शोभा और इंपीरियल ऑटो।